नमस्कार दोस्तों, ज्ञानेश्वर गौतम के ऑफिशियल पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की। पिछले कुछ दिनों से मैं पूर्णिया के संपर्क में हूं। कल वहां लोकसभा का चुनाव होना है और जो कुछ चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया पूर्णिया में, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए, पप्पू यादव एक ऐसा नेता है पूरे बिहार के स्तर का, जिसके पास कोई परिचित हो, अपरिचित हो, कोई भी व्यक्ति जाए तो उसको वहां मदद मिलती है और इसका लाभ जो है वो पूर्णिया में देखने को मिला। मैं कई ऐसे महिलाओं से हमारी मुलाकात हुई जिसने सीधे तौर पे ये कहा कि पप्पू मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है। तो ये किसी राजनेता के लिए इस तरह की छवि ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और पीछे की भी जो कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं पे अगर चर्चा हम करें तो मुझे लगता है कि जो बाकी 3 उम्मीदवार वहां हैं, उससे कद में, मतलब राजनीतिक कद जो है, उसमें राजनीतिक कद में पप्पू यादव सबसे आगे हैं। देखिए, कुछ घटनाओं के पीछे हम अपने साथियों को ले जाएंगे, कुछ घटनाएं जो पीछे घटित हुई हैं। आपको याद होगा पटना में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता घर में छुपे थे। इवन कि सुशील मोदी जी को भी रेस्क्यू करना पड़ा था, हेलीकॉप्टर से प्रशासन ने उनको रेस्क्यू किया था। बड़ी विचित्र स्थिति थी, वो बिल्कुल क्योस की हालत हो गई थी। और वैसी परिस्थिति में भी एक नेता अक्सर दिखता था, जिसका नाम था पप्पू यादव। छाती भर पानी में घूम के लोगों के बीच में पानी की बोतलें, बिस्किट का डिब्बा, चूड़ा, मिठा, जो सक्षम था, जो वो व्यक्ति कर सकता था। तो मतलब ये नहीं है कि जितने लोग उसमें वो जो घटना बाढ़ जो आई थी, उसमें जितने लोग प्रभावित थे, लेकिन जितने के पास भी पहुंच सकता था, पप्पू यादव ने पहुंच के लोगों की मदद की। उस घटना के बाद अगर आप आएंगे, आप देखेंगे कोरोना के टाइम में अ, मुझे याद है कि हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे गोपाल बोहरा सर। नहीं, पूर्व अध्यक्ष थे। उस वक्त तक तो सत्ता बदल गई थी और गोपाल बोहरा सर हमारे बहुत सख्त बीमार थे और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। मैंने इंडियन एम्बेसी से संपर्क करके, हमारे एक मित्र वहां एम्बेसी में हुआ करते थे, मैंने इंडियन एम्बेसी से संपर्क करके और एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसका दाम उस समय 8 या 9 हजार करीब में हुआ करता था, वो इंजेक्शन एम्बेसी के माध्यम से मुझे 15,000 रुपए लगे थे एक इंजेक्शन मंगाने में। और पप्पू यादव ने बड़ी क्वांटिटी में नेपाल से रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाया, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। जितने काला बाजार करने वाले लोग थे उनको थ्रेटन किया कि खबरदार, ये लाइफ सेविंग ड्रग है और इस ड्रग में कोई काला बाजारी नहीं होनी चाहिए थे। और ये उस समय हुआ जब सरकार भी अपने हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी, उसके पास भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था। मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक हमारे पत्रकार मित्र हैं ज्ञानेश्वर वात्स्यायन जी, उन्होंने भी इसकी चर्चा की थी कि बड़ी क्वांटिटी में पप्पू यादव ने रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाया। कैसे आया किसी को पता नहीं है, लेकिन नेपाल से बड़ी संख्या में आया और यहां लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तीसरी घटना और मैं आपको बताऊं कि जब कोरोना काल में लोग वापस पैदल अपने घर की ओर आ रहे थे, उस समय भी पप्पू यादव को मैंने देखा था कि पप्पू यादव जो ही सक्षम हो, किसी को 2,000, किसी को 5,000, माने जो जिस हिसाब से हो, उसके बीच में पप्पू यादव ने उनकी मदद की थी। तो मैं मानता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं इस देश का सेवक हूं। तो सेवा की भावना तो पप्पू यादव में भी कूट कूट के भरी हुई है और इसका लाभ उसको मिलना चाहिए। मतलब पप्पू यादव जैसा जो नेता है, उस नेता को संसद जाना चाहिए। पिछले दिनों तेजस्वी यादव जी का जो बयान आया वहां कि या तो बीमा भारती को वोट दीजिए या फिर एनडीए को वोट दे दीजिए, पप्पू यादव को वोट नहीं देना है। जब उस बयान की व्याख्या जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में कोई इस तरह का झंझट नहीं है। ये लड़ाई है यादव वोटों के वर्चस्व की। लालू परिवार, जिसका कि 90% जो वोट है यादवों का, उसके ऊपर उनका कंट्रोल रहता है और ये जो कंट्रोल है, उसी कंट्रोल जो उनका होता है, इसी के मद्देनजर उन्होंने वहां अपील की कि भाई वोट या तो आप बीमा भारती को दीजिए या फिर
आप अगर बीमा भारती आपको पसंद नहीं है तो आप एनडीए गठबंधन को दे दीजिए, नहीं पप्पू यादव को आपको वोट नहीं देना है। पिछले दिनों एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें तेजस्वी यादव, लालू जी और पप्पू यादव तीनों एक साथ बैठे थे। क्या बातें हुई हमको पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मिलके अपनी पार्टी का पूर्ण विलय कांग्रेस में कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस ने भी 11th आवर में जो उसका समर्थन, मैंने कांग्रेस टिकट उनको नहीं दिया, इसका भी बड़ा रिएक्शन वहां लोगों के बीच में है। और 3 बार पप्पू यादव वहां से सांसद रह चुके हैं पूर्णिया से, और तीनों बार इंडिपेंडेंट ही लड़े थे, इस बार भी इंडिपेंडेंट है। तो मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है कि पप्पू यादव जैसे राजनेता को संसद में जरूर जाना चाहिए। मैं एक घटना आपको बताऊं कि पिछले दिनों मैं दिल्ली गया था, दिल्ली प्रवास में, और दिल्ली प्रवास में मुझे एक आवश्यकता थी पप्पू जी से मिलने के लिए। मैं पप्पू जी के निवास पर गया था, मैं पहली बार उनके निवास पे गया था। वहां मैंने देखा कि निवास के पीछे एक बड़ा सा अहाता है, बहुत बड़ा अहाता, और उसमें नहीं भी तो कम से कम 500 लोग वहां रहे होंगे, जिनके खाने रहने की सारी व्यवस्था पप्पू यादव के द्वारा की जाती थी। और इतना ही नहीं, 5 लोगों की एक टीम थी, जो टीम ये तय करती थी कि कौन व्यक्ति कहां से आया है, और उसको ट्रीटमेंट कराना है या कोई दूसरा उसका काम है तो कहां से कैसे मैनेज होगा, कहां लाइन लगाना है, किस डॉक्टर से दिखाना है। तो ये चीजें देखने के बाद हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने पप्पू जी से पूछा, तो पप्पू जी ने कहा कि देखिए सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आने के बाद अगर इनकी मदद हम नहीं कर पाए तो लानत है ऐसे राजनीति पे। तो उस समय भी मुझे लगा था कि साहब ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को, मैंने तो आपको बताऊं कि मैंने तो एक पोस्ट भी किया था जिस समय पटना में जो बाढ़ आई हुई थी, कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो आदमी लोगों के दर्द में शामिल हो, लोगों के दर्द को महसूस करे, वैसे लोगों को राजनेता होना चाहिए। और जो पूर्णिया की स्थिति भी मैंने देखी, उसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि पप्पू यादव को वहां कोई परेशानी है। पप्पू यादव वहां से अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब तो जो 11th आवर है, चूंकि कल वहां चुनाव होना है, तो 11th आवर में आप ये मैंने जो महसूस किया वो कि जो वोट था, वो वोट का पोलराइजेशन जो है वो पूरे तरीके से पप्पू यादव के पक्ष में हो गया है। बीमा भारती तो वहां कहीं लड़ाई में है नहीं, और वहां की लड़ाई जो है सीधे सीधे पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा जी के बीच में है। संतोष कुशवाहा जी भी चूंकि वहां के सांसद रहे हैं पहले, लेकिन संतोष कुशवाहा जी थोड़ा लोगों से मिलने में उनको थोड़ा परहेज रहता है, बहुत लोगों से सीधी मुलाकात उनकी नहीं हो पाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो वहाँ के लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं क्रिकेट जगत से जुड़ा हूँ, हमारे सारे जो मित्र हैं, दर्शक हैं, वो सभी ये जानते हैं। मेरी मुलाकात वहाँ क्रिकेट के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी हुई, और क्रिकेट जगत के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनसे भी हुई। पूर्णिया का क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, अच्छा स्टैंडर्ड है। तो वहां भी मैंने देखा कि जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के बीच में भी मैंने जब बातचीत की, तो उन लोगों ने भी ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा नहीं, ऑफ द कैमरा उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग पप्पू यादव को मदद कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव ही एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मेरा कोई परिचय हो नहीं हो, लेकिन पप्पू यादव हमेशा से हम लोगों की मदद करते रहे हैं, और आगे भी हमको ये आशा है, उम्मीद है कि पप्पू यादव हमारी मदद करेंगे। एक घटना मुझे और याद है कि यहाँ मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में उस समय के तत्कालीन कुलपति हुआ करते थे डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी। तो अरविंद अग्रवाल जी ने 2 प्रोफेसर्स को टर्मिनेट किया था, और उस क्रम में भी जो है वो छात्र लोग कुछ एजिटेशन पे आए थे। उस समय भी मुझे याद है कि मैंने ही पप्पू जी को फ़ोन किया था, और आज मैंने पप्पू जी को फ़ोन किया, और कल पप्पू जी, पप्पू यादव यहाँ दल-बदल के साथ यहाँ थे, और उन्होंने नेगोशिएट करने का प्रयास किया। हालाँकि आज अभी जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे बेहद अफ़सोस है इस चीज़ का कि मैंने उस वक़्त डॉक्टर अरविंद अग्रवाल का विरोध किया था। आज जिन लोगों ने भी डॉक्टर अग्रवाल का विरोध किया हो, अ, आज की स्थिति में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हालत को देख लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर अरविंद अग्रवाल अभी होते, अपना पूरा टेन्योर पूरा कर चुके होते, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या होती, और आज वो नहीं है, तो स्थिति क्या है। तो खैर एनीवे हम लोग भटक गए थोड़ी अपनी बात से। तो पूर्णिया की जो बात मैं कर रहा था कि पूर्णिया में मुझे लगता है कि पप्पू यादव एक कंफर्टेबल कंडीशन में है, और मैं अपनी तरफ से लोगों से अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि अभी एक पत्रकार नहीं बोल रहा है, अभी आप ये मान के चलिए कि इंडिविजुअल मेरा निजी विचार है
ये पप्पू यादव जैसे लोगों को संसद में होना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पे पप्पू यादव का समर्थन करता हूं और मैं ये मान के चलता हूं, मैं पुनः एक बार दोहराता हूं अपनी बातों को कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये बिल्कुल मेरे निजी विचार हैं। अब मैं अपनी विचारधारा किसी के ऊपर थोप भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने जो महसूस किया, और मैं एक बार फिर से दोहराता हूं इन चीजों को। कुछ लोग थे ऐसे जो लोग कहते थे कि पप्पू यादव अपराधी चरित्र का व्यक्ति है, तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल समझाया था कि डाकर रत्नाकर रत्नाकर डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए। और आज मुझे लगता है कि पप्पू यादव सही मायने में अगर देश का ईमानदार राजनेता, ढंग का राजनेता, अच्छा राजनेता, सेवक आप उसको कह सकते हैं, तो वो पप्पू यादव है। इसलिए पप्पू यादव को मत जरूर देना चाहिए। ये मेरे निजी विचार हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं और ना ही मेरी पप्पू यादव से कोई इस तरह की व्यक्तिगत इंटीमेसी है। लेकिन मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया, वो मैं इस अपने ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को वोट मिलना चाहिए, पप्पू यादव जैसे लोगों को संसद पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल, और आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान से जो प्रमुख समाचार हैं उससे आपको अपडेट कराता रहूं, क्योंकि आप सभी विदित हैं कि मैं पत्रकार संघ का बिहार का अध्यक्ष हूं और मैं जिस संघ से जुड़ा हूं उस संघ का यूनिट जो है वो पूरे 22 राज्यों में है। तो 22 राज्यों के जो समाचार हैं वो समाचार हम आपको प्रेषित करते रहेंगे समय समय पे, जो महत्वपूर्ण समाचार हैं। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि कल हम लोग बात करेंगे किसी और क्षेत्र की। कल की तैयारी कर लेते हैं, कल की तैयारी करके उस पर चर्चा करेंगे। और हमारी इच्छा है कि हम हैदराबाद से कल आपको रूबरू कराऊं कि हैदराबाद में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम को। धन्यवाद।